नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए 10th पास वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे की तरफ से जो आरपीएफ की वैकेंसी निकलने वाली है, तो ये 10th पास जो भी 10th पास है उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। साथ ही साथ बहुत सारे डाउट्स थे कि 10th पास सैलरी क्या होगा, एज लिमिट, एज कब से काउंट होगा। देखिए आरपीएफ की वैकेंसी अप्रैल मंथ में ही निकलने वाली है, इसका तैयारी आप करिए। इसलिए हम अभी से वीडियो बना रहे हैं और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर जोन वाइज कट ऑफ, मतलब कि जो कट ऑफ जाता है आपका, जैसे मालदा जोन, कोलकाता जोन, ठीक है, चेन्नई जोन, बैंगलोर जोन, सब जोन अलग होता है। किस जोन का कम कट ऑफ जाता है, किस जोन का हाई, तो फॉर्म अप्लाई करने समय ही डालना पड़ता है। तो इस चीज को भी आपको इसी वीडियो में जान लेना है कि किस जोन का कम कट ऑफ जाता है, किस जोन का हाई कट ऑफ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका नॉर्मलाइजेशन, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होता है कैसे होता है, आपको तैयारी कैसे करके रखना है, मतलब किस लेवल की तैयारी करके रखना है, और आपका सिलेबस क्या होगा, आपके बुक्स क्या होंगे, आपको कौन से बुक्स लेने, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं। अप्रैल में आपका फॉर्म निकलेगा तो आपका मई जून तक एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि इस बार रेलवे हो या एसएससी सभी फास्ट हो गए। अगर आप एसएससी का पैटर्न देखिएगा तो एसएससी अपना सभी एग्जाम, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो, एग्जाम निकाल रहा है। जैसे कि आपका जनवरी में तो मार्च तक में एग्जाम ले रहा है, मतलब नोटिफिकेशन जनवरी में निकल रहा है, मार्च में एग्जाम हो जा रहा है, 1 महीना बाद। तो इतने फास्ट हो गए हैं। साथ ही साथ रेलवे भी देख सकते हैं कि ग्रुप डी को कितना फास्ट, मतलब 2019 का वैकेंसी था लेकिन कोरोना के कारण रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही कोरोना हटा सब कुछ ठीक हुआ तो कितने फास्ट, मतलब कितने जल्दी जल्दी कराया गया ग्रुप डी का। अभी फिजिकल भी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो आरपीएफ की वैकेंसी निकलेगी। साथ ही साथ आखिरी में हम इसमें असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे ग्रुप डी और टीटीई की वैकेंसी के बारे में भी कुछ हिंट दे देंगे, कुछ डिटेल दे देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक रुकिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023। आरपीएफ मतलब क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। देखिए रेलवे में दो तरीके के पुलिस होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका आरपीएफ और दूसरा होता है जीआरपी, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको ट्रेन में मिलेंगे। जब आप ट्रेन में जाते हो या स्टेशन पर हो तो आपको आरपीएफ भी मिलते हैं, जीआरपी भी मिलते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, आरपीएफ और जीआरपी में क्या अंतर होता है। जीआरपी जो होती है वो क्या होती है, स्टेट पुलिस। क्या होती है, स्टेट पुलिस। जैसे कि अगर आप बिहार को क्रॉस कर रहे हैं ट्रेन से, ठीक है, बिहार को क्रॉस करके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर आपको जीआरपी भी मिलेगी, आरपीएफ भी मिलेगी, ठीक है। तो जब भी हम लोगों का कोई भी, जैसे कि हम लोगों के साथ कोई भी दुर्घटना ट्रेन में होती है तो हम लोगों को किसे कांटेक्ट करना रहता है, ना कि आरपीएफ को, किसको, जीआरपी को। आरपीएफ का क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। वो खास करके ट्रेन में आपका देखिए कि ट्रेन में कोई गलत काम तो नहीं ना हो रहा है, मतलब रात दिन उन लोगों को ट्रेन में ही रहना पड़ता है या तो स्टेशन पर रहना पड़ता है। तो आरपीएफ की ड्यूटी तो हार्ड होती है, लेकिन इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी होती है। इसकी सैलरी के बारे में बताएंगे, हर कुछ आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 10th पास इसका क्वालिफिकेशन है। कोई भी 10th पास है, आज सिर्फ कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा की बात दूसरी वीडियो में करेंगे। तो कोई भी 10th पास है तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आईटीआई वाली बात, तो आईटीआई नहीं, आईटीआई का इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप आईटीआई किए हैं तो इसमें इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ग्रुप डी में मिलेगा, किसमें, ग्रुप डी में मिलेगा आपको, असिस्टेंट लोको पायलट में मिलेगा। तो ये सब का बेनिफिट, आईटीआई का बेनिफिट आपको उन सभी में मिलेगा। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखिए जब आप पहला महीना ज्वाइन करते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं आरपीएफ में, तो आपकी सैलरी कितनी रहती है, बेसिक सैलरी, मतलब जो बेसिक सैलरी होती है 21,700, कितना, 21,700। फिर उस पर आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, ये भट्टा होता है, ठीक है, वेतन का भट्टा, मतलब कि इस 21,700 का 38% आपको मिलता है, ठीक है, डियरनेस अलाउंस के रूप में। फिर आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, आपको रहने के लिए मिलता है। फिर आपको मिलता है ट्रैवल अलाउंस, मतलब कि आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए कि आप आरपीएफ में है, ठीक है, आपका जो स्टेशन आपको अलॉट किया गया है आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है, या 20 किलोमीटर दूर है, तो आप रोज ट्रैवल करते हैं तो उसका जो ट्रैवल अलाउंस होता है वो भी आपको जोड़ जाड़ के मिल जाता है। तो ये बेसिक पे तो आपका 21,700 था, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो आपको लगभग 32,000 रुपए, कितने, 32,000 रुपए पर मंथ स्टार्टिंग में मिलते हैं, ठीक है। और फिर 3 साल के बाद आपको आरपीएफ कांस्टेबल से प्रमोशन होकर हेड कांस्टेबल हो जाता है, जहाँ की आपकी सैलरी सीधा 32,000 से यहाँ पे कितना, 42,000, सीधा 42,000 पे चले जाते हैं, ठीक है, 10,000 सीधा बढ़ जाता है। तो ये थी मतलब इसकी सैलरी आप सोच सकते हैं कि एक 10th पास जॉब की कितनी अच्छी सैलरी है। और यहाँ पर जो जोन वाइज कट ऑफ है, किस जोन का कम जाएगा ये बताएंगे। उससे पहले हम एज लिमिट को क्लियर कर देते हैं कि इसका एज लिमिट क्या होता है। देखिए एज लिमिट जो है, जो पहले था वही सेम रहने वाला है, ठीक है। जो मिनिमम आपका 18 रहता था तो वह 18 से, जैसे कि आपका 33 ग्रुप डी का दिया जाता है आरपीएफ का, तो वही सेम रहने वाला है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का। लेकिन एज लिमिट काउंट कब होगा, जैसे कि बोलते हैं ना कि 1 जनवरी 2023 को कब काउंट होगा। रेलवे का एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, रेलवे का जो एज लिमिट होता है ना, उसके फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट, जैसे कि मान लीजिए फॉर्म अप्लाई कब हो रहा है, अप्रैल में, कब हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है। तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ और बोला कि 30 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होगा आरपीएफ का, ठीक है। तो 30 अप्रैल को लास्ट डेट को आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पूरा हो जाना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो एज है उस दिन आपका मीट करना चाहिए एज, ठीक है। अब हम बात करते हैं
अप्लाई डेट का जैसे मैंने बता दिया कि अप्रैल के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आरपीएफ का निकल जाएगा, तो आपको अभी से तैयारी करना है, अभी से आपको पूरा सिलेबस करना है। तो सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस देखिए, आरपीएफ का जो सिलेबस होता है ना, तो इसमें आपको जीके से क्वेश्चन आते हैं, मैथ से, रीजनिंग से, और जीके में ही कुछ क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से आते हैं। किससे? जनरल साइंस। तो आपको सबसे पहले जीके के लिए तो हम हमेशा बोलते हैं कि लूसेंट बुक, जीके के लिए हमेशा आपको क्या करना है, लूसेंट बुक कंप्लीट करना है। आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करें, या आरपीएफ की तैयारी करें, टीटी की या एसएससी की तैयारी करें, किसी भी वैकेंसी की तैयारी करें, तो आपको लूसेंट बुक को कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ अभी से करंट अफेयर बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए जनवरी मंथ का मंथली करंट अफेयर कर लीजिए, फरवरी, इसी तरह आप अप्रैल तक कर लीजिएगा। आपको जून में एग्जाम होगा, तो लगभग 6-7 महीने का करंट अफेयर आपके पास रहेगा, जिससे कि आप जीके में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आपका आता है मैथ। तो मैथ के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए। मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कीजिए। तो ये तो आपका हो गया। फिर बुक कौन से बुक से पढ़ेंगे, तो बुक हम रिकमेंड करेंगे, सबसे पहले आप एक प्रीवियस ईयर बुक लेके आइए, जिसमें कि तीनों हो, क्या हो, जीके भी हो, मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, ठीक है। उस प्रीवियस ईयर बुक को आप कंप्लीट कीजिए, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आरपीएफ का क्वेश्चंस क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। पिछले साल में जो मैथ का क्वेश्चन आया होगा, पिछले साल में जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया होगा, क्या आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप एकदम मतलब उस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब 10 में से 5 ही सॉल्व कर रहे हैं, कैसा क्या कंडीशन है, तो उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना है, अरिहंत का बुक मिलता है, किसका, अरिहंत का। तो अरिहंत का मैथ का और रीजनिंग का बुक आप लेके आ सकते हैं, और उससे पढ़ाई करना है। उसके बाद पहले प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद, और देखिए आपका जीके के लिए बता दिए हैं लूसेंट, और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स। और आपको साथ ही साथ क्या करना है ना, कि अभी जो जीडी में एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो रहा था, उसमें जो भी जीके आ रहा था ना, तो उस जीके को आपको यूट्यूब से निकाल के कि कौन शिफ्ट में कौन सा जीके आया था, वो भी पढ़ लेना है, क्योंकि वो सेम जीके वाला करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। इस एग्जाम से, जैसे कि जीडी का जो एग्जाम हुआ अभी हाल फिलहाल में, एमटीएस का एग्जाम मार्च में होने वाला है, तो उसको भी उठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा के क्या होते हैं, जीके के रिपीट हो जाते हैं नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में। साल भर में जो भी एग्जाम्स होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जीके में। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसलिए बोलते हैं वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि बीच में आपको किसी कोई बात का हम टिप्स देते रहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पर फिजिकल के बारे में। तो देखिए फिजिकल जो आपका है, पहले की हाइट के बारे में। तो देखिए यूआर और ओबीसी अगर मेल है तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर, ठीक है। एससी एसटी मेल है तो 160 सेंटीमीटर, और फीमेल जो है तो 157 सेंटीमीटर। देखिए चेस्ट जो है, चेस्ट सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं। और मेल के लिए देखिए यूआर और ओबीसी में आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एससी एसटी में 76.2। अब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होगा। आप यूआर या ओबीसी हो या एससी एसटी हो, आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंड करना होगा। इसके लिए सबसे बेटर क्या होगा कि आप रोज पुशअप्स मारिए, ठीक है। रोज पुशअप्स मारने से क्या होगा, आपका चेस्ट एक्सपेंड होगा, जिससे कि आपको वहां पर दिक्कत नहीं होने वाला है। गोरखास फिर जाके हिली एरिया के कुछ कैंडिडेट जो होते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी जाती है कि वे उनका 163 सेंटीमीटर है तो वे अप्लाई कर सकते हैं, मेल है तो। और फीमेल को 155 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए तो कोई चेस्ट नहीं है। मेल के लिए 80 सेंटीमीटर है गोरखा के लिए, और 5 सेंटीमीटर उन्हें भी एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। ये एक्सपेंड वाला बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके कारण बहुत कोई छट जाते हैं एग्जाम निकालने के बाद भी आरपीएफ का। ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब दौड़ देखिए, कांस्टेबल के लिए आपका मेल के लिए 1600 मीटर का दौड़ होता है 5 मिनट 45 सेकंड में। तो ये एक तरह से आर्मी वाला दौड़ ही हो गया, ठीक है। तो इसकी जो तैयारी है आप अभी से कर दीजिए। इसलिए हम बोल रहे थे कि हम अभी से क्यों बता रहे हैं, 1-2 महीना में दौड़ नहीं बनता है। ये जो 1600 मीटर का दौड़ आप देख रहे हैं 5 मिनट 45 सेकंड में, कम से कम इसको आपको 4 से 5 महीना लगेगा इस दौड़ को बनाने में। फीमेल के लिए आपका जो है 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका रनिंग। अब आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप। मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो कितना है, 14 फीट, और फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो कितना है, 9 फीट। हाई जंप जो मेल के लिए है 3 फीट, और फीमेल के लिए भी है 3 फीट। तो देखिए इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि आप फिजिकल की भी तैयारी अभी से करें, साथ ही साथ आप रिटर्न की भी तैयारी अभी से करें। तो यहाँ पर जो आपका आता है जोन वाइज कट ऑफ, ठीक है। इससे पहले हम नॉर्मलाइजेशन को क्लियर कर देते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक होता है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है पहले हम बताते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेस बना लेते हैं पहले, यहाँ पर बहुत ज्यादा भर चुका है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में जैसे कि आपका टोटल मार्क्स मान के चलिए कितना है, 100। इसको मान लीजिए कि टोटल मार्क्स 100 है, टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कितना, 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो ये 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं, अगर 50 का 50 सही रहता है, 50 का 50 करेक्ट रहता है, 50 का 50 क्वेश्चन सही रहता है, मतलब कि आपको 50 मार्क्स मिल गए। आपका जो कट ऑफ गया, आपका जो कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ आपका कितना गया, 70 मार्क्स।
तो रेलवे क्या करता है ना, इसमें 20 जोड़ देता है नॉर्मलाइजेशन के तौर पे 20 मार्क्स, और ये आपका हो जाता है कितना 70 मार्क्स, और आपको पास कर देता है। तो ये इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो इसी को नॉर्मलाइजेशन आपको बोलते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ना कि ज्यादा क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। जैसे कि हम बताएं कि आप 50 क्वेश्चन अटेंड किए, इसमें आपका अगर 10 क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा तो 20 मार्क्स जोड़ने के बजाय यहाँ पर 5 मार्क्स घटा लेंगे उल्टा, ठीक है। आपका घटा के यहाँ पर और मार्क्स कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी एग्जाम में अटेंड कीजिए, आपका क्यों ना ये आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो या आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में, आपको अगर जितना क्वेश्चन आता है आप उतना ही क्वेश्चन टिक कीजिए। आप एक भी गलत करने का कोशिश ना करें। अगर गलती से हो जाता है तो ये अलग बात है, आप जानबूझ के तुक्का ना मारे, नहीं तो आपका मार्क्स और घटते घटते पूरा कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं जोन वाइज कट ऑफ। देखिए जोन बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका जो फेमस जोन है क्या है, पटना जोन, उसके बाद कोलकाता जोन, बहुत कोई भरते हैं कोलकाता जोन, ठीक है, कोलकाता जोन। उसके बाद आपका है चेन्नई जोन, बैंगलोर जोन। तो जो हाई कट ऑफ जोन और लो कट ऑफ जोन क्या है और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करने के समय भरना है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पर कुछ स्पेस बना लेते हैं ताकि हम आपको बता पाए। तो अभी वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी चीज का डाउट ना रहे। फॉर्म अप्लाई करने समय आप अपने अगर लैपटॉप है तो घर से अप्लाई कर लीजिए, लैपटॉप आपके पास नहीं है तो आपको कैफे में जाके अप्लाई करवाना है, और वहां पर आपको इस बात को बताना है कि हमको किस जोन में फॉर्म भरना है। सीट को नहीं देखना है, ये नहीं देखना है कहाँ कम सीट निकला है, ठीक है, और कहाँ बेसी सीट निकला है। देखना है कि हम जो जोन बता रहे हैं जहाँ कम कट ऑफ जाएगा आपको वहां अप्लाई करना है। देखिए एक होता है आपका हाई जोन कट ऑफ, ठीक है। हाई जोन कट ऑफ में हमेशा जो कट ऑफ है वो हाई ही जाता है, और ये क्या है लो जोन कट ऑफ, इसमें हमेशा कट ऑफ लो जाता है। अब हाई और लो क्यों जाता है उस जोन में ये भी आपको बताएंगे। सबसे तो मेन कारण रहता है लिटरेसी रेट, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आप बड़े शहर जहाँ पर देखेंगे जैसे कि चेन्नई, बैंगलोर, ये सब, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का, मैं ही वहाँ रहता, मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता तो वहाँ मुझे एक कंपनी में आराम से जॉब मिल जाता। लेकिन यहाँ पर बिहार में ऐसा केस नहीं है, या झारखंड में या वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो उतने बड़े बड़े कंपनीज नहीं है, छोटे कंपनी है या कहीं कहीं तो ना के बराबर कंपनी है, तो वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिल पाता। तो लोग सरकारी नौकरी के ही भरोसे रहते हैं और सोचते हैं कि सरकारी नौकरी को ही अगर वे पा लेते हैं तभी अगर वे जीवन में सफल होते हैं, वरना वे अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। और इसी चक्कर में मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर फैक्ट्रीज होती है तो वो लोग काम करने चले जाते हैं, सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहते, पहले वो प्राइवेट लेते हैं फिर सरकारी की तैयारी करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। तो हाई जोन जो कट ऑफ है तो ये आपका कौन सा हो गया, पटना जोन, ठीक है, कोलकाता जोन, ठीक है, कोलकाता जोन। उसके बाद आपका हाई जोन कट ऑफ में आपका आ जाता है यहाँ पर रांची जोन, ठीक है। आपका हो गया पटना, हो गया कोलकाता, हो गया रांची, हो गया मालदा, हो गया। इसी तरह से आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो अभी तो सबके नाम यहाँ नहीं लिख सकते, जितने भी आपके इधर वेस्टर्न जोन्स होते हैं वे हाई जोन कट ऑफ होते हैं, ठीक है। अब हम साउथ की बात करते हैं। तो साउथ में आपका हो गया लो जोन कट ऑफ, जो कि हो गया चेन्नई, क्या हो गया चेन्नई। एक तो आपका हो गया चेन्नई, दूसरा हो गया बैंगलोर, ठीक है। चेन्नई जोन जो कि लो जोन जाता है, ठीक है, बैंगलोर जोन, सिकंदराबाद जोन, तो ठीक है। एक तो सिकंदराबाद इधर लो जाता है कट ऑफ, किसी भी आप ग्रुप डी में अप्लाई कीजिए, एएलपी में अप्लाई कीजिए, ये चीज आपको कोई नहीं बताता, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो के अंत तक रुका कीजिए। ये चीज आपको कोई भी क्लियर नहीं कराता कि किस जोन में कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने समय ही आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए कि चेन्नई में अगर 5000 वैकेंसी है आरपीएफ का, तो आपको यही अप्लाई करना है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 1500 है, कितना 1500 वैकेंसी है, तो अप्लाई आपको यही करना है, क्योंकि आपको 100% सिलेक्शन मिल जाएगा। होता क्या है, आरपीएफ जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा चेन्नई में, तो आप वहाँ 3 साल ड्यूटी करने के बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप अपने होम जोन जहाँ की आपका घर है वहाँ पर आप ट्रांसफर करा के आ सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका हो गया चेन्नई, दूसरा हो गया बैंगलोर, और फिर आपका हो गया आपका यहाँ पर सिकंदराबाद। तो ये तीनों का कट ऑफ बहुत ही कम गया था, तो इन तीनों का आपको ध्यान में रखना है। अप्लाई करते समय कैफे वाले को बोलना है कि आप उसी जोन में आपका अप्लाई करके दें। और देखिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। अगर आपका कमेंट जेन्युइन होगा तो उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपका उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।